प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला मेहंदा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक वन अक्षेत्र यानी भारत के वन अक्षेत्र ये एक विषय लेकर के आए हैं कि हम बताएंगे कि भारत में वन कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। इसके अंदर लगभग 29 ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और वो जो है ना भविष्य में भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जरूर आएंगे। उनको हम ध्यान रखें। सबसे पहले हम दोनों की शुरुआत हमारी हिंदू धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक वेदों से शुरू करते हैं कि वेदों में एक स्थान पर लिखा है कि व्यक्ति एक पेड़ यदि जीवन में लगाता है यानी एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर है। तो हमारे वेद वैज्ञानिक भी थे, धार्मिक पुस्तक भी थे, हमारे जो ऋषि मुनि और खुद भगवान ने आकर के वेद लिखने का जो ऋषि मुनियों को आदेश दिया उसमें ये बात लिखी है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है। महात्मा बुद्ध ने भी एक समय 487 ईस्वी पूर्व कहा था कि पेड़ बहुत ही दयालु जीव हैं, कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी फल देते हैं, उसको छाया भी देता है, ऐसे महात्मा बुद्ध ने कहा था। इसके अतिरिक्त एक राजस्थान के अंदर आंदोलन चला था चिपको कि वहाँ पर जो अमृताबाई थी वहाँ एक राजा पेड़ों को काटने के लिए महल बनवाना चाहता था। खेजड़ी जिसको बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको जांडी कहा जाता है, उस पेड़ को काटने के आदेश दिए। वो लाख पदार्थ बनाना चाहता था। जब राजा के सिपाही और लोग पेड़ काटने गए तो वहाँ के जो क्षत्रिय पुरुष थे उनको पता था कि पेड़ कितने कीमती हैं मरुस्थल में, और जो खेजड़ी का पवित्र वृक्ष होता है जिसको जांडे बोलते हैं, राजा के लोगों को रोका। जब राजा के लोग नहीं माने तो वो लोग पेड़ों से चिपक गए और चिपकने पर राजा के लोगों ने कुल्हाड़ियों से उन क्षत्रिय पुरुषों को काट दिया। इतिहास में बताया जाता है कि करीबन 300 लोगों को पेड़ों से चिपके हुए कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। और अमृता जो बाई थी वो प्रमुख महिला थी जिसने इस आंदोलन की वहाँ से शुरुआत की थी पेड़ और वनों को बचाने की। उसकी याद में एक 5 लाख रुपए का पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है जिसका नाम अमृताबाई पुरस्कार है। और इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि जो वन क्षेत्र है वो कैसे हैं क्या हैं। एक राजस्थान के अंदर भैरव डाको सेंचुरी है अलवर ज़िले में, वहाँ के लोगों ने करीबन 5 गांव ने मिलकर के वनों को बचाने का एक अभियान चलाया है। और उसके अंदर क्या है कि उसका नाम है एक तरह से भैरव डाको सेंचुरी, कि उसके अंदर कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा, जीव जंतुओं का शिकार नहीं करेगा। इस प्रकार से जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं लोग, ऐसे अभियान चलाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम छोटा नागपुर के पठार में चले जाते हैं तो वहाँ मुंडा और संथाल 2 जनजातियाँ हैं जो कि एक तरह से महुआ और कदम जैसे पेड़ों को पूजने का काम करती हैं। और इसके अतिरिक्त उड़ीसा बिहार में जाएंगे तो वहाँ इमली और आम के पेड़ की पूजा होती है। और हमारे उत्तर भारत में आएंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, तो वहाँ पीपल और बरगद की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इन दोनों को देवता पेड़ माना जाता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पीपल और बरगद ऐसे हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष होती है। तो हमारे पूर्वजों ने इन दोनों पेड़ों को पूजने का नियम बनाया ताकि हम इनको काटे नहीं, क्योंकि हमें लंबे वर्षों तक ऑक्सीजन, छाया और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं उचित, और विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उनको सोख लेते हैं और पशु पक्षियों का आवास भी बनते हैं। ये एक छोटा सा इसके ऊपर निबंध था पेड़ों के ऊपर। अब हम विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। कक्षा 8वीं, कक्षा 6ठी, कक्षा 11वीं, 12वीं और कक्षा 10वीं। 10वीं का और 8वीं क्लास का एक बहुत ही विशेष चैप्टर है ये, जो किसी न किसी रूप में एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी आएगा, 4 नंबर का प्रश्न
प्रश्न भी आएगा और 1 नंबर का प्रश्न भी आएगा और विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ऑलराउंडर वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में या अपने ग्रुप में, और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या कोई सुझाव दे सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। नंबर 1 राष्ट्रीय वन नीति को शुरू करते हैं। वह भारत की जो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति बनी थी प्रिय छात्र छात्राओं, वो कब बनी थी? वो 1952 में बनी थी। यानी वनों को बचाने के लिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पक्का आता रहता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। और भारत के अंदर वर्तमान में वनों का क्षेत्र कितना है? वो 23.8% वन क्षेत्र आज भारत में है। ये भी एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। और चिपको आंदोलन, ये एक बहुत ही भारतीय इतिहास का बहुत ही सक्षम और बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह कहीं ना कहीं आता रहता है और यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो स्कूली कक्षाएं हैं जैसे 10वीं है, 8वीं है, 11वीं और 12वीं है, उसमें भी यह आता रहता है। चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ से हुआ तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये उत्तरांचल राज्य है, गंगा नदी के ऊपर यहाँ एक बांध बना हुआ है। और उस बांध को जब बनाया जा रहा था तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक तरह से जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उसके साथ मिलकर के इसका विरोध किया कि यहाँ बांध न बनाया जाए। इससे जो ना आसपास की जैव विविधता, यहाँ की बस्तियाँ, यहाँ की कृषि योग्य भूमि, यहाँ के वन, यहाँ का पर्यावरण और लोगों का रोजगार नष्ट हो जाएगा। उसके विरोध में लोग यहाँ पेड़ों से चिपक गए थे, तो उसी का नाम चिपको आंदोलन था एक तरह से। यानी यहाँ जो गंगा नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया था उसके विरोध में यह आंदोलन था। मैं बीच में बताऊंगा आगे भी। तो चिपको आंदोलन था। इस पर्यावरण की रक्षा के कारण इसको एक तरह से एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार मिला था चिपको आंदोलन को पेड़ों के कारण, जिसका नाम था राइट लिवलीहुड। ये एक प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। यानी इसका नाम क्या है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला था 1970 का चिपको आंदोलन को। एक तरह से वनों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही सुंदरलाल बहुगुणा इसका मुख्य था। रेनी नामक गांव में यह चला था, ये ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दूसरा जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, चौथा जो प्रश्न है ये देहरादून में है। देहरादून में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जो चिपको आंदोलन था वो यहाँ था और देहरादून जो है वो यहाँ है। एक तरह से ध्यान रखें, जो उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड भी बोलते हैं वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है ये। और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है? वो जो है 1981 में एक तरह से भोपाल में प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, मैंने इसको यहाँ बना दिया है, लिख दिया है कि यह भोपाल में स्थापित किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट रिसर्च का अर्थ है कि वनों के ऊपर अधिक से अधिक शोध करना और वनों को बचाना और उनको बढ़ाना। और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है कि यहाँ पर ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं कि वनों का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इस प्रकार का। और वन सर्वेक्षण मुख्यालय जो है 6 का, ये भी देहरादून में ही है। देहरादून ये भी 1981 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखें कि वन सर्वेक्षण मुख्यालय है, इसका उद्देश्य है कि वनों का सर्वेक्षण किया जाए कि कौन से वन कितनी मात्रा में हैं, घटे हैं, बड़े हैं इत्यादि, इसका काम है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, प्रश्न 7 है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो नागपुर में है, महाराष्ट्र में। नागपुर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यह राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मतलब है कि से पूरे देश का जो पर्यावरण है उसके ऊपर शोध किया जाता है कि उसमें गिरावट आ रही है या वो अपने मानकों पर सही है।
अगला है वन महोत्सव का जनक कौन माना जाता है? हाट, ये जो है ना के एम मुंशी माना जाता है, के एम मुंशी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अनेक बार आया भी है कि वन महोत्सव का जनक कौन माना जाता है? भारत में के एम मुंशी माना जाता है। वन महोत्सव का तात्पर्य क्या है? वन महोत्सव का तात्पर्य यह है कि हर साल पूरे देश के लोग एक वन महोत्सव मनाएं, यानी उस दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जैसे हम कोई उत्सव मनाते हैं, होली दिवाली, उसी तरह हम पेड़ों का उत्सव मनाएं, पेड़ों को बचाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी सुरक्षा करें, उनको पानी दें, उनको लगाएं, उनकी वृद्धि करें। कोई वनों को काट रहा है तो उनको बचाएं, इसको वन महोत्सव कहा जाता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद वन सर्वेक्षण मुख्यालय के बाद ये वन महोत्सव है। और अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये ध्यान रखें। सबसे ज्यादा क्षेत्र वन एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है पूरे भारत में। और कम वन क्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों होते हैं, इसमें हमारा हरियाणा है, यानी हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ सबसे कम वन है, लगभग 3% तक। पिछले कुछ समय से उनका प्रतिशत लगभग 4 हुआ है। और हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहां सबसे कम वन है भारत में। और एमपी में भारत में 2011 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें पूरे विश्व का वन क्षेत्र कितना है, वो महज 3% है, यानी पूरे विश्व का महज भारत में 3% वन क्षेत्र आता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 11 है कि हिमालय पर कितने ऊंचाई के बाद वनस्पति नहीं है? वनस्पति का मतलब यह है कि जो हिमालय पर्वत है जैसे, तो उसकी कितनी ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति खत्म हो जाती है, यानी जहाँ केवल बर्फ के ग्लेशियर दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि लगभग जो 6000 मीटर की ऊंचाई है, उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। 6000 मीटर के बाद, मैं यहाँ बाद शब्द भी लिख देता हूँ, ये देखिए, उसके बाद वहां कोई वनस्पति यानी पेड़ पौधे घास फूस नहीं पाई जाती। और अगला है 12 का प्रश्न कि भारत सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? 1988 में भारत ने नई वन नीति घोषणा की गई थी। और 13 पृथ्वी वर्ष कब घोषित किया गया था? 2008 को, यानी 2008 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है, मैं इसको निशान लगा रहा हूँ कि पृथ्वी वर्ष 2008 को घोषित किया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि हम पृथ्वी को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पृथ्वी को गंदी न करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पृथ्वी को बचाएं। और इसी को जो ना पृथ्वी वर्ष कहा गया है। 14 का प्रश्न है कि यूएनओ जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया था? 14 में 2010 को यूएनओ ने जो है एक तरह से जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जो है एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित क्यों किया? हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के परिमंडल हैं, अनेक प्रकार के बायोस्फीयर हैं, जीव हैं। जैसे अलग अलग जीव अलग अलग वातावरण में रहना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे हैं, उनका भी अपना एक, जैसे कुछ अधिक ठंड में पैदा होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे जो मरुस्थल में पैदा होते हैं, कुछ ऐसे समुद्र के किनारे खारे पानी में पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वर्षावन होते हैं, पत्ते कभी नहीं गिराते, कुछ ही ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रजातियां होती हैं। ऐसे पेड़ जो एक ही समूह के होते हैं पर्यावरण के अनुकूल, तो वो जैव विविधता कहलाते हैं। उसको 2010 में वर्ष घोषित किया गया था, 2000। उसके बाद फिर अगला है 15 जो है पर्यावरण स्वच्छता वर्ष को घोषित किया गया था, 2008 को ही घोषित किया गया था। ये भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दें कि पर्यावरण स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया था कि हम पर्यावरण को पूरी तरह से स्वच्छ रखेंगे, वो 2008 था। और उसके बाद यह पर्यावरण स्थापना का अधिकार कहाँ दिया गया है? यह एमपी में दिया गया है। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश में, कि वहाँ हम अपनी एक पर्यावरण की स्थापना कर सकते हैं, यानी पेड़ लगा सकते हैं, कोई इसको काट नहीं सकता, ये वहाँ के लोगों को अधिकार है। अगला है कि जो
अधिकार एमपी में दिया गया। प्रश्न नंबर 17 है कि एमपी में लोग वन लगा रहे हैं। एमपी यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारतवर्ष के सबसे ज्यादा वन हैं और स्थायी वन भी वहीं पाए जाते हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि पर्यावरण स्थापना का अधिकार भी मध्य प्रदेश में है और वहां एमपी में लोग वन लगा रहे हैं। कितने? लगभग 29 लाख हेक्टेयर में। ये हेक्टेयर लिखा है मैंने है और उसको बिंदी लगाई है। वहां के लोग लगभग 29 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर वन लगा रहे हैं और स्थायी वन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही हैं और पर्यावरण स्थापना का अधिकार भी वही है और सबसे अधिक भारत के वन भी वही हैं और हरियाणा सबसे पीछे सबसे कम वनों के साथ। एक प्रश्न फिर अगला है 18वां सुखो मादरी वन क्षेत्र। देखिएगा, मैं बता देना चाहता हूं कि जो 18 का प्रश्न है ये सुखो मादरी एक हरियाणा का गांव है जहां के स्थानीय लोगों को वनों के प्रति बहुत जागरूक किया गया था। वहां की जो सेमग्रस्त भूमि थी उसके अंदर वन लगाए गए थे। एक समय ये काफी चर्चा में आया था सुखो मादरी नामक गाँव कि यहाँ के लोगों ने अपने स्थानीय वन लगाए और उन ही वनों का उपयोग किया, जैसे पशुओं के चारे के लिए, ईंधन में लकड़ी के तौर पे या उन वनों को काट करके बेचने के लिए। तो इन वनों के कारण वहां के जो लोग थे सुखो मादरी हरियाणा के, उनकी आय बढ़ गई। 10 से 15 हजार रुपये उनकी आय बढ़ गई थी। यह एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। सुखो मादरी वन क्षेत्र क्या था, मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि 1976 में वहां पर एक तरह से 13 प्रति हेक्टेयर वन था। वहां पर हेक्टेयर ये देखना चाहता हूँ मैं, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये सुखो मादरी का वर्णन है यहाँ पर कि 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर वन था और फिर 1992 में वहां पर बढ़ करके, मैं लिख रहा हूं 1992 में वहां बढ़ करके वन जो है वो लगभग 1272 हो गया था। यानी 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया था। इसको ध्यान रखें, 1272 ये ध्यान रखिए। यानी 1992 में वहां 1272 हो गया। मैंने ये निशान किया है। देखिए, सुखो मादरी का वर्णन है कि वहां पर 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर वन था, केवल 13 है और 1992 में उन्होंने 1272 कर दिया और उनकी आय भी 1272 होते ही 10 से 15 हजार रुपये बढ़ गई। यानी वहां स्थानीय लोगों ने वनों का उपयोग किया। प्रश्न नंबर 19 है क्या है कि वन्य उपजातियां कितनी है भारत में? 81,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 81,000 वन्य उपजातियां भारत में हैं। और 20वां है वनस्पति उपजातियां कितनी हैं? वन्य का अर्थ होता है वनों में पाई जाने वाली, और 20वां है वनस्पति उपजातियां, पेड़ पौधे घास फूस सभी इसके अंदर आ जाती हैं। वो 20 का है। तो एक तरह से यहाँ 47,000, यानी मैंने लिख दिया है कि 47,000 वनस्पति उपजातियां हैं। और ये अगला प्रश्न है एक तरह से कि भारत मूल की कितनी पेड़ पौधे जातियां हैं, यानी जो विदेशों से नहीं, हमारे यहाँ कुछ पेड़ ऐसे घास फूस जो विदेशों से आगे लगाई गई हैं, लेकिन भारत मूल की कौन सी जो भारत में ही पैदा हुई थी। 21 का प्रश्न ये है कि भारतीय मूल की जो है वो 15,000 हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो भारत मूल की ही हैं, यानी कहीं विदेशों से नहीं आई। और 22वां प्रश्न है कि लुप्त होने के कगार पर कितनी है भारत के अंदर? लगभग 10% प्रजातियां जो है लुप्त होने के कगार पर। लुप्त का मतलब होता है कि या तो वह समाप्त हो गई हैं या वो है नहीं या वो बहुत नाम मात्र की संख्या में बची हुई हैं। और 23वां है कितनी पादप प्रजातियां? पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधों की प्रजातियां आज हमारे यहाँ भारत में खतरे में हैं। 23 है। लगभग 1500 प्रजातियां आज खतरे में हैं, जो कि बहुत कम संख्या में रह गई हैं। 24वां है भारत के अंदर वनों का आवरण कितना है? लगभग मैं बता देता हूँ कि 637,293 वर्ग किलोमीटर। यानी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, या इसको हम लिख दें ब्रैकेट में 19.39%। ये देखिए
मैंने लिख दिया है यहाँ पर। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वन आवरण भारत में कितना है, यानी 6,37,293 वर्ग किलोमीटर आवरण। आवरण का मतलब होता है कि भारत की कितनी भूमि वनों से ढकी हुई है, यह इतना है। और इसके अतिरिक्त फिर मैंने क्या कहा कि 19.39% भूमि हमारे वनों से ढकी हुई है। 25 माह 1951 से 1980 तक वन कृषि में बदल गए हैं। कहने का तात्पर्य है 25 में कि कितने जो है वन क्षेत्रों को काट करके वहां पर कृषि भूमि बना ली गई। ये है 25 के अंदर इसे दे रखा है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वो कृषि की यानी वनों की काट करके कृषि में बदल ली गई। 26,200 वर्ग किलोमीटर। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 में भारत के अंदर सघन वन कितने हैं, खुले वन कितने हैं, मैंग्रोव वन कौन से हैं। खुले वन वे होते हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पेड़ होते हैं। और सघन वन होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, जहां हम पहुंच नहीं सकते, जिनको काटा नहीं जा सकता। और मैंग्रोव वन वे होते हैं खारे पानी के, जो समुद्र के किनारे होते हैं, ये झाड़ी नुमा वन होते हैं। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 वन सघन वन जो है एक तरह से 26 के अंदर सघन वन जो है वो मैं नीचे लिख देता हूं कि 11.48% भारत के अंदर हैं। और जो खुले वन हैं एक तरह से वो 7.76% हैं। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि जो खुले वन हैं वो एक तरह से 7.76% हैं। और जो मैंग्रोव वन हैं वो महज ही 0.15% हैं। यानी टोटल वनों का ये ध्यान रखें, मैंने ये वन लिखे हैं कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 थी कि सघन वन 11.48, खुले वन 7.76% और मैंग्रोव वन 0.15% पाए जाते हैं। ये एक प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न है 27 का कि 1997 से सघन वन कितने बढ़ गए हैं। वो 10,098 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 10,000 एक तरह से 98 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्ग किलोमीटर, जगह है थोड़ी कम पड़ गई है। तो ये वन बढ़े हैं। कौन से वन बढ़े हैं 1997 में? सघन वन क्षेत्र कितना बढ़ेगा? 10,098 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और 28 में है स्थायी वन सबसे ज्यादा कहाँ है? मैंने पहले भी बता दिया है कि वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। टोटल भूमि का 75% वहाँ पर स्थायी वन है, जिनको काटा नहीं जाता, समाप्त नहीं होते, उनकी एक निश्चित मात्रा बनी रहती है। मध्य प्रदेश उसमें है, एमपी का मध्य। और संयुक्त वन प्रबंधन कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले ये उड़ीसा में शुरू हुआ था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यह उड़ीसा में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब होता है कि आसपास के लोग एक संयुक्त समिति बना करके वनों का प्रबंधन करें और उनका उपयोग करें। तो उड़ीसा में 1988 में शुरू हुआ था यहाँ। और सबसे पहले ये भी एक प्रश्न है कि सबसे पहले संयुक्त वनों का प्रस्ताव, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रस्ताव भी जो है वो सबसे पहले संयुक्त वनों का कहाँ प्रस्तुत किया गया था? उड़ीसा में ही प्रस्तुत किया गया था। दूसरा हम भी वन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे कि हिमालय में कौन से वन पाए जाते हैं। देखिए, हिमालय वन जो है वो जम्मू कश्मीर है, ये क्षेत्र है जहाँ, और हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, और एक तरह से सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन भागों के अंदर जो पाए जाते हैं ये हिमालय वन पाए जाते हैं। इनको हिमालय वन भी बोलते हैं, पर्वतीय वन भी बोलते हैं, ध्यान रखें। और सदाहरित वन भी होते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। वर्षा वन भी बोलते हैं इनको, ये कभी अपने पत्ते नहीं गिराते। ये एक तरह से जो पूर्वोत्तर भारत का ये भाग है, ये वाला, इसमें ये। और एक तटीय भागों के ऊपर, समुद्र के जो तटीय भाग हैं यहाँ लगभग सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ दैविक वर्षा होती है, इसलिए लगभग यहाँ सदाहरित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद कटीले वन वे होते हैं जिनके ऊपर कांटे होते हैं, शुष्क भूमि में पाए जाते हैं। इनको मरुभूमि के वन भी बोलते हैं, या शुष्क वन भी बोलते हैं, या कांटेदार वन भी बोलते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। कटीले वन जो है वो लगभग गुजरात के यहाँ से लेकर के
और हरियाणा पंजाब के कुछ भागों तक पाए जाते हैं। मैं देख सकता हूँ कि गुजरात का ये भाग है, राजस्थान का भाग है, हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भाग हैं, इनमें भी वन पाए जाते हैं। और एक छोटी सी बेल्ट इनकी यहाँ दक्षिणी भारत में पाई जाती है, कटीले वनों की। और इसके अतिरिक्त फिर ज्वारीय वन हैं। ज्वारीय वन वे होते हैं जिनको खारे पानी के वन बोलते हैं। ये समुद्र के किनारे होते हैं, ये खारे पानी के कारण जो है ना झाड़ीनुमा वन होते हैं। ज्वारीय वन जो है एक तो यहाँ पाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर, मैंने ये निशान किया है यहाँ पर, यहाँ पाए जाते हैं। और एक यहाँ आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, मैंने यहाँ निशान किया है। और एक यहाँ उड़ीसा में पाए जाते हैं, चिल्का झील के आसपास यहाँ निशान किया है। और एक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये खारे पानी के वन पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव वन बोलते हैं। बाकी का जो हिस्सा है भारत का, ये सारा पतझड़ वनों की श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ वे वन पाए जाते हैं जो एक विशेष ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको पतझड़ वन कहा जाता है। तो ये हमारा वनों का विषय था, पसंद आया होगा। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए।